दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक नेता पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को 88 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी स्मृति में भारत ने 3 दिवसीय राज्य शोक का ऐलान किया है, जो 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान भारत के सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और किसी भी तरह के आधिकारिक मनोरंजन का आयोजन नहीं किया जाएगा। पोप फ्रांसिस के निधन से पूरी दुनिया में शोक की लहर है, लेकिन इसी बीच कैथोलिक पोप के निधन पर हमास का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है। पोप के अंतिम भाषण में मध्य पूर्व के ईसाइयों को दिए गए संदेश के बाद हमास का बयान आया है। पोप फ्रांसिस के निधन के कुछ घंटों बाद हमास ने चर्च से कहा, इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन वेटिकन के पोप फ्रांसिस के निधन पर वैश्विक कैथोलिक चर्च और सभी ईसाइयों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सच्ची सहानुभूति व्यक्त करता है, जिनका जीवन मानवीय और धार्मिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए समर्पित था। पोप फ्रांसिस ने अंतर धार्मिक संवाद के मूल्यों को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई और लोगों के बीच आपसी समझ और शांति का आह्वान किया और नफरत और नस्लवाद को खारिज किया। उन्होंने लगातार आक्रामकता और युद्ध का विरोध किया और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ किए गए युद्ध अपराधों और नरसंहार के कृत्यों की निंदा करने में एक प्रमुख धार्मिक आवाज थी। दरअसल पोप फ्रांसिस ने निधन से पहले गाजा में चल रहे नरसंहार और फिलिस्तीन की दयनीय स्थिति के बारे में बात कही। ईस्टर के मौके पर उनके संबोधन में फिलिस्तीन, इजराइल और सीरिया को लेकर भी तमाम बातें लिखी गई थी। उन्होंने अपने संबोधन पत्र में लिखा, मैं गाजा के लोगों, खासतौर पर ईसाइयों के बारे में सोच रहा हूँ, जहाँ विनाशकारी संघर्ष के कारण लोगों की जान जा रही है, कत्लेआम हो रहा है और मानवीय आपातकाल की स्थिति गंभीर हो रही है। शांति के लिए धर्म की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अलग अलग विचारों के प्रति सम्मान की जरूरत होती है। मैं दोनों पक्षों से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द युद्ध विराम की घोषणा करें, बंधकों को रिहा करें और भूख से मर रहे लोगों की सहायता के लिए आगे आएं, जो शांतिपूर्ण भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पोप फ्रांसिस ने गाजा में चल रहे भीषण नरसंहार पर बात की हो। रोम के जेमेली अस्पताल में चल रहे उनके इलाज से पहले फ्रांसिस ने गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान की आलोचना की थी। उन्होंने इसी साल के शुरुआती महीने यानी जनवरी में फिलिस्तीन के हालात को बहुत गंभीर और शर्मनाक भी बताया था। गाजा में युद्ध के बीच एक बार फिर से इसराइल को बड़ा झटका लगा है। यह झटका इसराइल पर साल 2023 में हमला करने वाले हमास ग्रुप के अल कस्साम ब्रिगेड की ओर से दिया गया। इस हमले में इसराइली अधिकारी की मौत के साथ ही महिला सैनिक और कई अन्य गंभीर रूप से चोटिल हो गए। हालांकि चौंकाने वाली बात है कि इस बार इसराइल की ओर से इस मामले पर चुप्पी तोड़ी गई और अधिकारी की मौत को आखिरकार स्वीकार किया गया। हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने घोषणा की है कि उसके लड़ाकों ने इसराइली सैनिकों पर घात लगाया और गाजा शहर में एक टैंक और बुलडोजर को नष्ट कर दिया। इसे लेकर इसराइली सेना की ओर से कहा गया कि राहत शहर के 35 साल के वारंट अधिकारी गालिब स्लीमन अल नासरा की मौत हो गई है। इसी में आगे कहा गया कि उसी घटना में एक महिला अधिकारी और 2 अन्य सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि आईडीएफ ने लड़ाई या उसके सटीक स्थान का कोई जिक्र नहीं किया। अल कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि उसके लड़ाकों ने पूर्वी गाजा शहर के अल तूफाह पड़ोस में आगे बढ़ रहे एक इस्राएली सैन्य वाहन पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई तो कई अधिकारी घायल हो गए। अनादोलू की रिपोर्ट के अनुसार इस्राएली सेना ने शनिवार देर रात स्वीकार कर लिया कि उत्तरी गाजा पट्टी में लड़ाई के दौरान एक अधिकारी की मौत हो गई और एक महिला अधिकारी समेत 3 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ग्रुप की ओर से कहा गया कि उसने पूर्वी अल तूफा के जबल अल सौरानी क्षेत्र में एक मरकवा, 4 इस्राएली टैंक और एक D9 सैन्य बुलडोजर को 2 यासीन 105 गोले से निशाना बनाया था, जिससे वाहनों में आग लग गई। इन मौतों के साथ ही आईडीएफ द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पर युद्ध शुरू करने के बाद से स्वीकार की गई इसराइली सैन्य मौतों की संख्या कुल 847 हो गई, जिसमें उस साल 27 अक्टूबर को जमीनी हमले की शुरुआत के बाद से 408 मौतें शामिल हैं।
इस्राएली सेना के आंकड़ों के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से 5,780 अधिकारी और सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से 2603 जमीनी लड़ाई में घायल हुए हैं। अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में इस्राएली हमले में 51,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में फिलिस्तीन में हो रही मौतों को लेकर इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गाजा में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस्राएल को एन्क्लेव पर अपने युद्ध के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार के मामले का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक और इस्राएल के लिए यह बड़ा झटका अपने आप में नई मुसीबत है, तो दूसरी तरफ हमास के लिए एक बार फिर से कहीं न कहीं ये संजीवनी का काम कर सकती है, क्योंकि अब उनके लड़ाकों में एक बार फिर से इस्राएल के लिए क्रोध और जोश दोनों भर रहा है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त परमाणु मसले पर वार्ता चल रही है। अब तक 2 चरणों की बातचीत हो चुकी है और जल्द ही तीसरे फेज की बातचीत भी होगी। लेकिन इसी बीच ईरान ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। दोनों मुल्कों में चल रही बातचीत के बीच ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के सामने 2 मांगे रखी है। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों मांगे ईरान ने बातचीत के दौरान भी अमेरिकी अधिकारियों के सामने रखी। ईरानी विदेश मंत्रालय के तर्जुमान यानी प्रवक्ता फतेह मोहजरानी ने कहा कि तेहरान बातचीत की किसी भी पहल का इस्तकबाल करता है जिससे ईरान पर लगी पाबंदियों को हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि अब तक की बातचीत अच्छी रही है और उम्मीद है कि आगे भी रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहजरानी ने कहा कि ईरान चाहता है कि वार्ता के दौरान अमेरिका ईरान के अधिकारों की गारंटी दे। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना से बातचीत के दौरान फतेह मोहजरानी ने कहा, तेहरान बातचीत की किसी भी पहल का इस्तकबाल करता है जिससे ईरान पर लगी पाबंदियों को हटाया जा सके। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने हमेशा राष्ट्रीय हितों और ईरानी लोगों की गरिमा के रखरखाव के आधार पर काम किया है। इन बातचीतों का मकसद तनाव कम करने के लिए व्यावहारिक कदमों की जांच करना और भविष्य में तकनीकी वार्ता के लिए एक मंच प्रदान करना है। अमेरिका के साथ बातचीत शुरू होने से पहले भी ईरान ने कहा था कि वो पहले गारंटी चाहते हैं। ईरान लंबे वक्त से खुद पर लगे प्रतिबंधों की मार झेल रहा है जिससे उनकी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है। ईरान हर हाल में खुद पर लगी पाबंदियों को खत्म करवाना चाहता है। जानकार मानते हैं कि अगर अमेरिका पाबंदियां हटाने के लिए मान जाता है तब जाकर परमाणु मसले पर यह बातचीत किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान खुद बातचीत को खारिज कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम बंद करने के बदले अमेरिका के सामने सैंक्शंस हटाने का ऑफर रखेगा। अगर अमेरिका इस पर मान जाता है तो ठीक, नहीं तो ये बातचीत विफल हो सकती है, जिसके बाद दोनों मुल्कों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। हाल ही में दूसरे फेज की बातचीत के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक्स पर एक पोस्ट कर JCPOA का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि हमने ये स्पष्ट किया है कि ईरान में कितने लोग मानते हैं कि JCPOA हमारे लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हमारे लिए उस सौदे से जो कुछ बचा है वो है सबक जो हमने सीखा है। उन्होंने आगे होने वाली बातचीत के अच्छी दिशा में जाने की उम्मीद जताई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ईरान के साथ पिछली परमाणु वार्ता से अमेरिका को अलग कर लिया था। इस समझौते को ही जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA कहा जाता है। अब देखना ये होगा कि बातचीत आगे किस ओर रुख करती है।